फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक यादव और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम वेक्टर्स है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि ये वेक्टर होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भैया इसको, हम क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो पहले अगर आप लोग जानते होंगे तो फिज़िक्स में जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं, उन्हें हम मेजरेबल क्वांटिटीज़ या फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो मेजरमेंट तो एक ज़रिया है ही है, साथ ही साथ अगर मेजरमेंट किसी तरह से डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर जाए, अगर मेजरमेंट किसी तरह से डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर जाए तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी को या ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी को हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए आप डायरेक्शन की आवश्यकता आपको ना हो तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कोई स्टार है जो कि किसी एस्ट्रोनॉमिकल घटना हुई है तो वहाँ से टूट रहा है। ठीक है, जब टूट रहा है तो साइंटिस्ट लोगों को ये कहा जाता है कि भाई ये बताइए कि कैसे वो सितारा जो है वो कितनी देर में धरती पर आएगा या किस ट्रेजेक्ट्री के थ्रू आ रहा है। तो जब भी हमें किसी की ट्रेजेक्ट्री यानी कि किसी का पाथ या कुछ भी ऐसी चीज़ें बतानी हो जिसमें डायरेक्शन बेस्ड होता है तो वहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ तक कि लगभग जो है जो मज़ेदार क्वांटिटीज़ आने वाली हैं उनमें ये काम आता है। इवन अगर आप फोर्स की बात करें तो भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो थोड़ा जान लेते हैं वेक्टर्स के बारे में, फिर डील करते हैं कि इसके बारे में आप और अच्छे से आंसर कर पाएंगे कि वह हमें वेक्टर्स क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स में भी हमने बताया कि डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहती है, वेक्टर को हम किस तरह से बताएंगे, क्या मतलब है वेक्टर का। तो अभी बताया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिपेंड करती है या जिसको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी कि एक नंबर और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये तो बताया, सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity which depends upon मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में भी बात करेंगे। एंड डायरेक्शन, दोनों की जरूरत है। इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो ये फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर किया जाएगा। मेजर करने के लिए आवश्यक ये है कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताए जा सके। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे बताएंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए अभी आप यहाँ से चले और चल करके, मतलब अपने घर से चले और चल करके अपने घर के गेट तक पहुँचे, तो हमने पूछा आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अगर पाथ स्ट्रेट लाइन में होगा तो आप कहोगे जी हाँ एक फिक्स डायरेक्शन होगी। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो सांप की तरह गोल गोल घूमते घूमते जाएंगे शक्तिमान बनकर, तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ये डिफरेंस आपको 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के मध्य भी बताया गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात कर लेते हैं, लेकिन इसकी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी क्या एग्जांपल है, अभी बताया एग्जांपल जो है वो तो फोर्स है। ठीक है, और एक है मोमेंटम एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें को डिफाइन करने के लिए हमने ये जस्ट एक क्या कहते हैं नमूने के तौर पे हमने एग्जांपल लिए। ठीक है, एग्जांपल तो करोड़ों हैं। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे, हमें वेक्टर हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर डिफाइन करने होंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट कि लेक्चर के अंत में आपको ये पता होना चाहिए कि हम वेक्टर क्यों डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर। अगर ये आपको पता है तो काम हो गया। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डेफिनेशन क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर।
सो वेक्टर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जानने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर के बारे में थोड़ी बात और पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी बात में क्या है, थोड़ी सी बात भी ये है कि अच्छा पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर बताते हैं फिर थोड़ी सी बात बताते हैं, ठीक है। हमें कुछ ये एग्जाम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हमने इनके बारे में डिटेल में बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला वेक्टर है, उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। दूसरा है, इसको कहते हैं नल वेक्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग वेक्टर है नल वेक्टर, ठीक है। तीसरा तीसरा है आपका पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे एस लगा है क्योंकि एक ही वेक्टर तो खुद के पैरेलल नहीं हो सकता ना, इसलिए पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ये जो क्लास है यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, ये सब का सब एक क्लास में आता है जिसको हम बोलते हैं, ये सब के सब एक क्लास में आते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स क्यों कह रहे हैं, पोलर वेक्टर्स हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक पोल से शुरू होते हैं, एक सिरे से शुरू होते हैं और कहीं ना कहीं जा करके खत्म होंगे, ठीक है। जैसे बताना कि अगर आपको अपने घर से कहीं गेट तक जाना हो तो अगर आप फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपने स्टार्टिंग की होगी ना, तो जहां से स्टार्टिंग की है वो है आपका पोल और जहां तक आप पहुंचे हैं उसको बोलते हैं पॉइंट या फील्ड पॉइंट, ठीक है। तो जहां तक आप पहुंचे हैं फील्ड पोल से लेकर फील्ड पॉइंट तक पहुंचने में जिस डायरेक्शन, जिस मैग्नीट्यूड का आपको सामना करना पड़ रहा है उसे हम कहते हैं क्या, पोलर वेक्टर्स। एक और तरह के वेक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मध्य अंतर पढ़ा होगा, ठीक है, कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरत पड़ती है और डिस्टेंस में नहीं पड़ती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक्सियल वेक्टर से जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे भी डायरेक्शन होगी, लेकिन ये डायरेक्शन जो होगी वो एंगुलर वाइज तय होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम घड़ी की बात कर लें तो क्लॉक जो होती है वो जब टाइमिंग दिखाती है तो वो किस डायरेक्शन में जाती है, ऑफ कोर्स इट इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि यहाँ पर दो डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी से घूमती है। अगर आप इसको उल्टा घुमा दें तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे भी है, डायरेक्शन का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है मतलब स्ट्रेट लाइन होता है जी, नहीं, डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, ठीक है। आप कभी कभी लोग ऐसे तो घूमते हैं सर्कुलर वे में, मान लीजिए कि ये पेन है, आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ये क्या है, ये एक डायरेक्शन है, ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी उसका उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। आप इस पेन की जो ग्रिप में जो डॉट्स हैं उसके पाथ को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, और ये देखिए क्लॉकवाइज, या कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक। अच्छा चलिए, तो एक्सियल वेक्टर्स के ऊपर तो बात नहीं करनी है, हमें जो बात करनी है वो पोलर वेक्टर्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो पोलर वेक्टर्स यानी कि स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, ओके। सो हम बात करते हैं आगे, देखिए। सो जब हम पोलर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो पहले हम वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, तो पोलर वेक्टर समझने में आसानी होगी। तो ये है वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। एक वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, हम इसमें स्पेसिफिक इसलिए हैं क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ इसमें दिखाना है, ठीक है। सो हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर वेक्टर्स को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक एरो, एक तीर यूज़ करते हैं। सो ये है हमारा एरो, ठीक है। इस एरो में ये जो एरो हेड है इसको बोलते हैं एरो हेड, ठीक है, जो ऐसे बना होता है इसको बोलते हैं एरो हेड।
तीर का सर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर नोक पर एरिया कम है, इसीलिए जब तीर चलाते ना राम जी, तो जब तीर चलाते होंगे तो वो तीर जा करके बिल्कुल छाती में घुस जाता था। क्यों? क्योंकि ये एरिया स्मॉल है तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, इसलिए वो पेनिट्रेट करता था, ठीक है। तो फिलहाल वो तो अलग बात है, इसलिए इसको एरोहेड बोलते हैं। तो एरोहेड जो है, एरोहेड दिखाता है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ क्या दिखाती है? ये लेंथ दिखाती है अमाउंट। अमाउंट मतलब कि आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये इसका एरो, क्या कहते हैं, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो वो दिखाएगा। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द एरो। ठीक है। और लेंथ ऑफ द एरो जो है वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड निकालना भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे गौर करना है, ठीक है। सो अब हम कुछ हालत में हैं जिससे हम ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला था क्या? सबसे पहला था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है सिंगल, वन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट का मतलब 1 ही तो बताया। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन फिक्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो कोई भी वेक्टर, अ वेक्टर which has magnitude equal to 1 and a specific direction is called यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं उस स्टेज में, हमने कहा था ना बड़ा मजेदार वेक्टर है, नल वेक्टर। नल, नल मतलब जीरो। नल का मतलब होता है जीरो। तो नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर जीरो वेक्टर है। तो नल वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नल वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड है ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड and arbitrary direction is called a null vector। भाई आपने एक तीर चलाया, ठीक है, तीर चलाया तो तीर का डायरेक्शन होगा ना। तो अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर है, तो अगर इसका एरो हेड तभी तो हम दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये लेंथ है। अगर ये लेंथ भी नहीं होती तो हम एरो हेड भी ना दिखा पाते, क्योंकि भाई एरो हेड जाता किधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पॉइंट है। अब हम आपसे पूछें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, अगर मैं इसको वेक्टर बोल रहा हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता, क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर स्टार्ट होता तो भाई हम कहते हैं कि हाँ नॉन जीरो होगा। क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या माना जाएगा? ये जीरो माना जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्टार्ट होता, मान लीजिए चलने पर है, बाइक है, अभी एक्सीलेटर ले, चलने पर है, अगर चलने पर होगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड स्टिल जीरो है क्योंकि अभी चला नहीं है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ये किधर भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए इसको आर्बिट्ररी वेक्टर या आर्बिट्ररी वेक्टर कहते हैं। ओके, सो नल वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिफाइनिंग अ पार्टिकल। एक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए नल वेक्टर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर एक पार्टिकल अगर हमको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो पार्टिकल की बाय डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी क्वांटिटी या ऐसा एंटिटी
जो कि अपने सराउंडिंग के लिए बिल्कुल क्या हो जाए, डायमेंशनलेस हो। डायमेंशनलेस हो मतलब कि उसका शेप या साइज हम ना बता पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक स्टार है, ठीक है, आप आकाश में बढ़िया आराम से लेटे हुए हैं, ठीक है, और आपने बिल्कुल एक स्टार देखा, बहुत दूर है, जो कि बहुत दूर है, बिल्कुल बहुत डिम है, ठीक है, जिसका लाइट भी आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे स्टार को आप एक पॉइंट पार्टिकल कह रहे हैं, क्योंकि ना तो उसका आप शेप जानते हैं ना तो साइज जानते हैं। हालांकि जब आप दूर जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो एक एज अ पॉइंट पार्टिकल होगा। इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल वो भी पॉइंट पार्टिकल माना जाएगा, क्योंकि उसका डायमेंशन हम लोग के केस में हम लोग नहीं जानते हैं। अंटिल अगर आप हाई एनर्जी फिजिक्स में जाते हैं तो आप उसका डायमेंशन भी बता सकते हैं। तो ये नल वेक्टर का डेफिनेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब है आपका डायरेक्शन, सिंपल, ठीक है। सो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो चलो चल जाएगा, लेकिन जब भी डायरेक्शन दिखानी होगी तो हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे अभी बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं किस पर, ये है आपका पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होता बट डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। सो अ वेक्टर या नो 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 वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। भाई डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे नहीं पता बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक वेक्टर है, मान लीजिए कि ये भी एक वेक्टर है, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? आंसर है नहीं। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने कहा था मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, एरो लेंथ पर। इस एरो का लेंथ देखिए, इस एरो का लेंथ देखिए, दोनों में डिफरेंस है, यानी कि नीचे वाला एरो जो होगा वो छोटा है, ऊपर वाला एरो बड़ा है, मतलब ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है, नीचे वाले का छोटा है, ठीक। अच्छा, तो अब बार बार वेक्टर वेक्टर बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हम एक सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर बात तो हम तीन ही बनाएंगे। तो सिंबॉलिकली अगर हम वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो हम इंग्लिश का एक लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, और उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, और ये लिखा हुआ है वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और जब हम डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो अभी इसको डिफाइन करते हैं। फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से छोटा है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक पैरेलल वेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंटी पैरेलल, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर का अगर हमको एंटी वेक्टर बताना है, एंटी पैरेलल वेक्टर बताना है, यानी कि हमको जो डायरेक्शन है बस क्या करनी है, ऑपोजिट करनी है, डायरेक्शन पलट देनी है। देखिए देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स विच हैव opposite directions are called anti-parallel vectors. तो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जस्ट रिवर्स हो, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं उनके मध्य एंगल अगर 180 डिग्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक वो क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक वेक्टर बना रहा हूँ दिस, ठीक है, से दिस इज वेक्टर ए, और इसी के एडजॉइंट से हम जोड़ते हुए दूसरा वेक्टर बनाते हैं बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा। आप देख रहे हैं ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है वो बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ छोटी है, तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए से क्या है, छोटा है, ठीक है।
लेकिन इनके मध्य एंगल कितना बन रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो दो वेक्टर्स अगर उनके मध्य एंगल 180 डिग्री बनता है तो उन्हें हम 110% एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर जानते होंगे तो जानते हैं जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो भी एंटी पैरेलल को दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, उसमें अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक दिखाते हैं +½ स्पिन होता है और एक होता है -½ हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे भी ये दो जो निशान है ये ऑपोजिट के हैं। ये देखिए, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो देखिए एक ये ज्वाइन किया गया, पूरा बना लेंगे, और एक ये ज्वाइन किया है। ये देखिए एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, सेम केस, यही केस यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर, है ना। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सो वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड इक्वल डायरेक्शन, दोनों इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ओके, सो ये इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पांचों वेक्टर्स जो टाइप हैं उनको डिफाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में और जानते हैं। हमने कहा वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। ठीक है, सो अगर एक वेक्टर हम लिख रहे हैं वेक्टर ए, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक नंबर यानी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो मैग्नीट्यूड को बेसिकली हम लिखते हैं, एक इंग्लिश का लेटर लिखते हैं, उसके ऊपर साइड में जो है 2 बार्स लगाते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं मॉड। क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ ए। मॉड ए, मॉड ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए हम पढ़ते हैं। अभी इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, बट अभी ये इररिलेवेंट है क्योंकि अभी हमने आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं बताया। ठीक है, सो अभी वेक्टर तो पूरा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन तो है नहीं। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसको बोलते हैं, इस क्वांटिटी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन थी वो थी कि अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते, अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते तो इसका मैग्नीट्यूड तो भाग देता, मतलब 2 चला आता। इसीलिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, इसको पढ़ते कैसे हैं? कुछ लोग इसको ए हैट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ए कैरेट पढ़ते हैं, कुछ लोग यूनिट वेक्टर ए पढ़ते हैं, और बहुत लोग इसको ए रूफ पढ़ते हैं। तो जो आप चाहें उसको पढ़ सकते हैं, बट डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें ए रूफ की, तो ए रूफ की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ रिटन एज वेक्टर ए ओवर मॉड ए। ठीक है, वेक्टर ए ओवर मॉड ए। ठीक, तो ये बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसी भी यूनिट वेक्टर की। ठीक, आई बात समझ में? अच्छा, तो हमने वेक्टर डिफाइन कर दिया हमने। अच्छा, ज्योमेट्री बाकी इसकी। तो मान लीजिए कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रखा है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हैं, तो किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम 2 नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर कर देते हैं। अभी तो फिलहाल हम 2 डायरेक्शन में चल रहे हैं, सून हम लोग 3 डायमेंशन में भी चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक मच्छर है। ठीक है, और आप बैठे हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? आपको इसे लोकेट करना है। तो भाई आपने कहा, जब दिखाते ना, कहते ये देखो ये वो बंदा जा रहा है, दिखाते हैं। तो जब दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका लोकेशन
बता पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो जितनी लेंथ पर वो आपसे है, जितनी लेंथ पर वो आपसे है, दैट लेंथ इज कॉल्ड मॉड, और एरोहेड तो डायरेक्शन बताई है, ठीक है। लेकिन इस वेक्टर का हम कैसे इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो अभी हम एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे और फिर हम रिटर्न करेंगे इसके मॉड पर, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमें कहा जाए कि क्या आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्या आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो कोई ना कोई टेक्निक होगी, ठीक है। तो टेक्निक देख लेते हैं। ये नंबर्स नहीं है कि 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 + 3 = 5 हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखने वाली बात है, ठीक है। कभी कभी 5 हो जाता है, कभी कभी जो है वो 0 तक पहुँच जाती है बात, ठीक है। तो ये कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इनको डिफाइन करने के लिए हम वेक्टर्स का आवश्यक मूल बिंदु देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो वेक्टर्स हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली 3 स्कीम है। कितनी स्कीम है? 3 स्कीम्स है, या हम कह सकते हैं 3 लॉज हैं। एक लॉ है जिसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ, एक है इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, एक है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता क्या है? ट्रायंगल लॉ हमसे ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और मान लीजिए एक वेक्टर बी। अभी हमें इन्हें जोड़ना है। क्या करना है हमें? भी इन्हें जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या सही है, ठीक है, तो है कि इस तरह से किसी वेक्टर को नहीं जोड़ा जाता, नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? ठीक है, इसलिए जोड़ा जाता क्योंकि जो ट्रायंगुलर लॉ है किसी भी वेक्टर एडिशन का, वो हमें बताता है कि हमें शुरुआत करनी होगी। अगर हमें दो वेक्टर्स जोड़ने हैं, वेक्टर्स ए प्लस वेक्टर बी, तो हमें क्या करना होगा? पहले लिखना होगा एक वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर ए के एरो हेड से वेक्टर बी के टेल की शुरुआत करनी होगी। हुआ? ठीक है, वेक्टर ए पहले बनाया गया, ठीक है, वेक्टर ए बनाया गया, फिर वेक्टर ए के एरो हेड से वेक्टर बी को बनाया गया। वेक्टर बी का जो टेल होगा वो वेक्टर ए के एरो हेड से जॉइन होगा। इस हालत में जो नया वेक्टर आएगा जो कि इनका एडिशन होगा, उस वेक्टर का जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी टेल ऑफ वेक्टर ए से और एंड होगा एरो हेड ऑफ द वेक्टर बी। इसको वेक्टर सी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर्स को जोड़ने पर हमें एक वेक्टर मिलता है, ये हमने देखा। चूंकि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर लॉ बोलते हैं, ठीक है। अभी हम जस्टिफाई करेंगे कि ये भी सही होगा, लेकिन एक कंडीशन होगी। ये अभी सही नहीं है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब सही नहीं है, लेकिन इसको सही बनाया जा सकता है, ठीक है। और वो कैसे बना सकता है वो अगले लॉ में है, ठीक है। देखिए, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये ए और बी के मध्य जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये इस पर भी डिपेंड कर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वेक्टर भी ये है, ठीक है, तो आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ये रिजल्टेंट ड्रॉ किए ना, कुछ लेंथ हुई। अगर मान लीजिए ये जो वेक्टर बी है ये ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे होता, ठीक है, वेक्टर बी है हमारा, ठीक है। मान लीजिए कि ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, और ये है आपका वेक्टर बी। तो क्या वेक्टर सी की लेंथ उतनी ही होती? उतनी ही होती? आप कहते नहीं, उतनी नहीं होती। यानी कि ये ए और बी के मध्य जो एंगल है वो इस पर भी डिपेंड करता है। ये ज्योमेट्रिक है, अभी मैथमेटिकल रूप भी लाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ।
पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो सिंपली आप क्या करिए, आप दोनों वेक्टर्स बना लीजिए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि आप टेल्स यहां से जोड़ें, हम यहां जोड़ रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जिनको आपको ऐड करना है, आप उनको कुछ इस प्रकार से रखिए कि दोनों वेक्टर्स किसी एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हो जाएं। एडजेसेंट साइड मतलब एक के बाद एक आने वाली साइड हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों एक ही पॉइंट से संलग्न है या जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट साइड ऑफ एक पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए हम लोग इसको पूरा पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अगर हमें डॉटेड फिगर बनाए तो क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, उस हालत में हम कहते हैं इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से नहीं, ठीक है, वो डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को जोड़ना है और आप उनको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड में रखते हैं, ठीक है, तो उस हालत में जो इनका रिजल्टेंट होगा वो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम वेक्टर सी कह रहे हैं। ये सेम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, क्या ये सही है? सही है कि नहीं सही है, इसको कैसे जाने? तो देखिए एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए था, ये तो सही था। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये वेक्टर उठा करके मैं यहाँ रख दूँ। चूंकि मैं इस पूरे वेक्टर को उठा के यहाँ रख रहा हूँ तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम ऐसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने बताया कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी। और अभी बताया कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कि इस वेक्टर को इस वेक्टर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, अब सेम ये डायगोनल था, जोड़ दीजिए। अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हम सेम इसी लॉ पे नहीं पहुंचे जो कि ट्रायंगुलर लॉ था? आप देखिए, ट्रायंगुलर लॉ भी तो ये कह रहा है, सेम लॉ। देखिए आया। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ को हम पैरेललोग्राम लॉ का एक स्पेशल केस बोलते हैं। ध्यान रखिए, जो ट्रायंगुलर लॉ है और जो पैरेललोग्राम लॉ है, ये केवल दो वेक्टर्स को ही जोड़ सकता है। तीसरे वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ने की कैपेबिलिटी इसमें नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको दो वेक्टर जोड़ लिए, बस खत्म काम। लेकिन जो पॉलीगन लॉ है, ये आपको कितने भी वेक्टर्स आप क्या कर सकते हैं? इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन पॉलीगन लॉ बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आवश्यक नहीं है कि आप वेक्टर ए से ही शुरुआत करें, आप वेक्टर बी से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी जोड़ना है, मान लीजिए आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ना है, तो आप पहले वेक्टर बी बना लीजिए और फिर उनके एरो हेड से जोड़ दीजिए। जैसा कि आपको बताया अभी, ये वेक्टर ए हो गया तो अगेन ये वेक्टर सी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर है, ये इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आप किस ऑर्डर में इन वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं इससे कोई भी संबंध नहीं है। आप अगर इनका ऑर्डर ए प्लस बी को आप बी प्लस ए कर दो, मतलब इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर पर। देखिए वेक्टर एडिशन, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है कि आप मान लीजिए आपको कुछ वेक्टर जोड़ने हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन, आपको जोड़ने हैं। ठीक है, मान लीजिए जो रिजल्टेंट है वो आपका एक वेक्टर आर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये जस्ट एक क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट है, इसका अभी फॉर्मूला वाइज कुछ नहीं है, मैं केवल अभी आपको क्वालिटेटिव तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं,
आपने क्या किया, आपने किया कि ये है हमारा एक वेक्टर ए, ठीक है, और फिर आपको बी जोड़ना है तो एक वेक्टर बी बनाइए, ठीक है। आप जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसको आप नाम सी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे लेटर यूज हो चुके हैं, आप कुछ भी दे दीजिए, एफ दे दीजिए, ठीक है, वेक्टर, ठीक। अभी जुड़ गए ना, इनका वैल्यू कितना आया, एफ आया, एफ ही तो है। अब एफ और सी को जोड़ लीजिए, एफ ये है, अब सी जोड़ लीजिए, तो अगेन जो वेक्टर आएगा इसका नाम क्यू वेक्टर कह दो, आया। अब एफ और सी जुड़ गए ना, अब क्यू और डी जोड़ दीजिए, तब कैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्यू और डी जोड़ दीजिए, के नाम दे दीजिए, ऐसे ही आप ई जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक 2 3 4 5 साइडों वाला कोई फिगर बनेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये ई वेक्टर बनाया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए हमेशा स्टार्टिंग जो है वो एक के टेल से ही हो रही है, ठीक है, जोड़ दिया। तो ये जो आखिरी वाला वेक्टर आया है, इस वेक्टर को हम बोलते हैं आर वेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। सो पहले क्या करेंगे, पहले दो वेक्टर से जोड़ेंगे, इनका जो सम आएगा उसको टी से जोड़ेंगे। देखिए ए बी है, सम था, ठीक है, सम जो आया था एफ आया था, अब उसे करिए आपने सी से जोड़ दिया, जोड़ा, देखिए इसका सम आया, क्यू था, एफ था, अब उसको आपने सी से जोड़ दिया, सी से जोड़ा कितना आया, क्यू आया, अब क्यू में क्या आपने जोड़ा, डी जोड़ा, डी के बाद फिर क्या जोड़ा, ई जोड़ा, जो आखिरी में ई के बाद तो खत्म हो गया ना, ई जब खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको जब टेल से जॉइन करेंगे, टेल से इसको जॉइन कर रहे होंगे एरो हेड को, तो हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर आर कहेंगे, ठीक है। अब एक बात बताया गई कि किसी भी वेक्टर को हम किसी दूसरे वेक्टर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। इसी बात को एक्सप्लॉइट करते हुए हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। आपके पास एक पॉइंट था, ठीक है, फील्ड पॉइंट है, और आपने ऑब्जर्वर से इस वेक्टर को डिफाइन किया, इसको हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर बोलेंगे क्योंकि हम किसी की पोजीशन दिखा रहे हैं। तो अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने बताया कि भाई इधर ये यूनिट वेक्टर हो सकता है, इधर भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली तीन तरह के यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, तीन डायमेंशन के यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उनको डिफाइन करेंगे हम कुछ स्पेशल लेटर से, जिनको अब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो लेटर्स क्या हैं, वो ये हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलेंगे आई रूफ, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे जे रूफ, और के एक्सिस के अबाउट जो होगा उसको बोलेंगे, सॉरी, जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको बोलेंगे के रूफ, ठीक है। सो अगर किसी वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, वेक्टर ए को डिफाइन कर सकते हैं ए एक्स आई रूफ, क्योंकि ये एक्स का कंपोनेंट है, ए वाई जे रूफ प्लस ए जेड के रूफ। यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड जो है वो कंपोनेंट्स हैं। कैसे भाई, एक वेक्टर हो कि नहीं हुआ, इतना कहीं डिफाइन होगा। तो जैसे मान लीजिए ये आई कंपोनेंट है, आई रूफ है, और ए एक्स कंपोनेंट इतना है, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम वेक्टर का क्या कहना है, हम कहना है कि ये ए एक्स आई रूफ है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ वाले वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ वाले वेक्टर को लिख सकते हैं ए वाई जे रूफ, वाई कंपोनेंट है ना। ऐसे ही आप 3 डायमेंशन में जाएंगे तो के रूफ हो जाएगा, लेकिन अभी हम 2 डायमेंशन चल रहे हैं ताकि आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ जाए, ठीक है। फिर हम उसको 3 डायमेंशन में जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अभी बताया कि ये जो वेक्टर है वो वेक्टर यहाँ पे भी हो सकता है, ऑफ कोर्स अभी बताया कैसे हो सकता है, बताया था ना, ठीक है। तो एक्स, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, एक्स और वाई एक्सिस के मध्य एंगल कितना होगा, 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब आप लगा दीजिए क्या, अब आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, लेंथ है ना, केवल लेंथ ही देना आपने, इसको आगे तो भागेगा नहीं, इसलिए केवल लेंथ हो गई, फिक्स हो गई।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस में यही कहती है, ठीक है। अब देखिए, तो वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, और जे वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये तो नंबर है इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर है इसलिए इसको हमको मॉड के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी बताया था कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं या आई रूफ जे रूफ के रूफ है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, बता था ना। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया, यानी कि ए स्क्वायर का मॉड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पलट सकते हैं, क्यूमुलेटिव होता है, जानते हैं ना, ठीक है। तो मॉड ए का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन में है। अब आप इसको 3 डायमेंशन में कह सकते हैं। तो अगर ये 3 डायमेंशन में होगा, मान लीजिए ए को डिफाइन किया गया है ए एक्स आई रूफ प्लस ए वाई जे रूफ प्लस ए जेड के रूफ। तो वेक्टर ए को डिफाइन करेंगे हम किस तरह से, ये डिफाइन करेंगे, इसमें एक कंपोनेंट और जोड़ दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड प्लस ए जेड स्क्वायर्ड। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया, ठीक है। एक चीज़ अभी और देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कल बात की जाएगी, ठीक है। तो एक काम और देख लीजिए, काम ये है कि मान लीजिए कि अभी हम डिफाइन करते हैं, अगर मान लीजिए हमें वेक्टर को माइनस करना है, 2 वेक्टर्स को माइनस करना है, भाई माइनस कैसे करेंगे वेक्टर्स को, तो उत्तर ये है इसका कि अगर आप चाहें तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है। तो अब करेंगे क्या, अब करेंगे ये कि अभी आपने डिफाइन किया था कि एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी था, ये डिफाइन कर दो, ठीक है। अब आप क्या करिए, माइनस बी का क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब क्या बताया था, अभी कहा था कि अगर कहीं पर भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो माइनस साइन यूज करेंगे। प्लीज जान लीजिए, अगर माइनस है इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स में अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। सो अब हमको वेक्टर ए इस तरह डिफाइंड है, वेक्टर बी अभी ऊपर जा रहा था, आप क्या कर दीजिए, इसका बस डायरेक्शन पलट दीजिए, लीजिए पलट गया ना। तो अब जो वेक्टर आएगा ये है आपका सी वेक्टर, विच कैन बी डिफाइन एज ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, खत्म, ठीक है। अभी हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है, वो इसलिए नहीं की है क्योंकि हमको उससे पहले प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स बताना पड़ेगा, और प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स कल बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास के लिए भी और आपके 12th क्लास के लिए भी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और सेफ रहिए।